हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में जो दास्तान शुरू की गई थी उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था क्वांटम नंबर्स के बारे में, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है और ये इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब इन क्वांटम नंबर्स को यूज़ करके हम कुछ और कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन आता है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। पहला एप्लीकेशन, इन calculating number of subshells। सबशेल्स कहाँ होते हैं? शेल के अंदर होते हैं। इन अ शेल। किसी सबशेल के अंदर किसी शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे, ये शेल के क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। और शेल यानी ऑर्बिट यानी एनर्जी लेवल का क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। एग्जाम्पल, शेल, और किसी भी शेल के लिए n की वैल्यू फिक्स्ड है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ सबशेल्स और टाइप्स ऑफ सबशेल, कौन से सबशेल होंगे। याद कीजिए, शेल KLMNOP इस तरीके से रखा जाता है। शेल्स 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा K शेल, L शेल सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 अप टू सो ऑन। अब यहां पर नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे? एक ही सबशेल होगा। सेकेंड एनर्जी लेवल में 2 सबशेल, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5, बस इतने की जरूरत पड़ती है। अभी कौन से सबशेल होंगे? ये सबशेल फर्स्ट एनर्जी लेवल में होता है S, सेकेंड में S के सिवाय P सबशेल भी आता है, थर्ड में S होता है, P होता है, D होता है, फोर्थ एनर्जी लेवल में S, P, D, F होता है, फिफ्थ में S, P, D, F, G। G सबशेल तक का कंसेप्ट है। कोई भी सबशेल जिस एनर्जी लेवल से शुरू होगा उसके बाद के सारे एनर्जी लेवल में पाया जाएगा। यानी S वो सबशेल है जो हर एनर्जी लेवल में पाया जाता है, P वो सबशेल है जो फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब में पाया जाता है, D फर्स्ट सेकंड को छोड़ के बाकी सब में पाया जाता है, F थर्ड को, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ के बाकी सब में पाया जाता है। फोर्थ से शुरू होगा बाकी मिलेगा। तो ये किसी शेल में कितने सबशेल होंगे? जितना शेल का नंबर यानी जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतने ही सबशेल्स होंगे। और कौन से सबशेल होंगे? पहले S होगा, फिर उसके बाद SP होगा, फिर SPD होगा, फिर SPDF होगा, फिर SPDFG होगा। दीज आर द सबशेल्स। तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज़ किया, उससे शेल के बारे में पता चला, उसी से नंबर ऑफ सबशेल मिल गया। अब दूसरी बात जो हम कैलकुलेट करेंगे वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एटम के अंदर जब हमने इलेक्ट्रॉन की लोकेशन देखी थी तो फाइनेस्ट लोकेशन मिला था ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कहाँ होता है? सबशेल्स के अंदर। सबशेल्स कहाँ होते हैं? शेल्स के अंदर। यानी हम ऑर्बिटल्स की दो बातें बता सकते हैं, किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे और किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। इन कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे
ये सबशेल के क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। सबशेल का क्वांटम नंबर कौन है? एजिमुथल या सब्सिडायरी क्वांटम नंबर, यानी L। तो L से हम सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स का नंबर कैलकुलेट करेंगे 2l+1 से। L क्या है? एजिमुथल या सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। L की वैल्यू S, P, D, F, G सबशेल्स के लिए रेस्पेक्टिवली 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आता है। आप L की वैल्यू 0 रखिए तो 1 ऑर्बिटल, S सबशेल में 1 ऑर्बिटल। L की वैल्यू 1 रखिए, P सबशेल के लिए होगा 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो ऐसे L की अलग अलग वैल्यू लिखेंगे तो हर वैल्यू L का एक सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा और इससे उस सबशेल के अंदर ऑर्बिटल मिल जाएगा। शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे वो शेल के क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। शेल का क्वांटम नंबर कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या होता है? N। तो N से शेल के अंदर ऑर्बिटल का निकालने का तरीका है n²। N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर 1 है यानी फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 1 ऑर्बिटल होगा। ऑर्बिट ऑर्बिटल डिफरेंस क्लियर रखिएगा। ऑर्बिट शेल या एनर्जी लेवल को बोलते हैं और ऑर्बिटल फाइनेस्ट लोकेशन को बोलते हैं 3D स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो हम ऑर्बिटल्स निकालने जा रहे हैं इन अ शेल और ऑर्बिट। N ऑर्बिट का नंबर है, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स का नंबर मिल जाएगा। अच्छा, किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो उस ऑर्बिट में अलग अलग सबशेल्स के हैं। तो किसी भी ऑर्बिट एनर्जी लेवल या शेल के अंदर सारे सबशेल के ऑर्बिटल्स को ऐड कर दीजिए तब भी टोटल ऑर्बिटल मिल जाएगा किसी शेल के अंदर। क्या मतलब? ये है 2l+1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। सबशेल की वैल्यू से L रिसाइड होगा। अगर हम किसी ऑर्बिट के अंदर सारे सबशेल के ऑर्बिटल को ऐड कर दें, ऐड के लिए होता है सिंबल समेशन का। L की अलग अलग वैल्यू रखते जाना और जो भी वैल्यू आता जाएगा सबको ऐड करते जाएंगे। किसी गिवन शेल के लिए L की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। S सबशेल से शुरू होगा और L की मैक्सिमम वैल्यू आपको पढ़ाया गया है n-1 होता है, याद है? तो अगर आपने n की वैल्यू 3 रखा तो एक तो तरीका 3 स्क्वायर कर दीजिए, ऑर्बिटल्स का नंबर मिल गया। 3 स्क्वायर का मतलब 9। दूसरा तरीका है आप L की वैल्यू पहले 0 रखिए, 0 रखेंगे आंसर 1 आएगा। फिर L की वैल्यू 1 रखिए, 3 आएगा। जब आपने n की वैल्यू 3 कह दिया है तो L की मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 3 - 1 यानी 2। और जब इसको 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा 5, यानी टोटल ऑर्बिटल 9 आ जाएंगे। तो इससे हमको ये पता चल गया कि जो 9 ऑर्बिटल हैं वो कितने सबशेल में? 3 सबशेल में 9 ऑर्बिटल्स हैं, थर्ड शेल के 3 सबशेल में। इसको और भी हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। आपको ये लग सकता है कि शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का जब इतना सिंपल सा फॉर्मूला है तो इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है? देखिए, किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करना हमारा कोई पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज ये है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। और ये फार्मूला डायरेक्ट ऑप्शंस के रूप में दिया जाता है। पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। तो ये हो सकता है अभी देखने में थोड़ा सी आसान लगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, सिलेबस आगे बढ़ता है, आपके ऊपर फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सबका लोड आने लगता है तो ये छोटे छोटे फार्मूले जो होते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड लगने लगते हैं। फिर लोग भूल जाते हैं यार माइनस है कि प्लस है। लॉजिक अप्लाई करेंगे तब तो आंसर आ ही जाएगा और मेहनत करेंगे तो ये याद भी रह जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश की, आपने ये सवाल उठाने की कोशिश की कि इसका क्या मतलब है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये यूजलेस है, हमारा तो काम इसी से चल जाएगा, तो आगे आपको समस्या आ सकती है। इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी एनसीईआरटी में दिया गया है, उसको कभी भी यूजलेस मत समझिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है, सुन लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, यूज उसका क्वेश्चंस करते वक्त समझ में आएगा। फिलहाल इनके एग्जांपल्स हम देखते हैं। हम कोई शेल ले लेते हैं और उस शेल के लिए n की वैल्यू फिक्स होगी। शेल K, L, M,
NO, और इनके लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 1, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल। अब इसमें हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इन अ शेल, फॉर्मूला ये या ये कोई भी रख दीजिए। इन अ सबशेल, सबशेल के लिए फॉर्मूला ये। n इक्वल टू 1 है तो 1 स्क्वायर यानी 1 आएगा, 2 स्क्वायर यानी 4 आएगा, 3 स्क्वायर इसका मतलब 9 आएगा, 4 स्क्वायर मतलब 16 आएगा, 5 स्क्वायर मतलब 25 ऑर्बिटल्स आएंगे इन एनर्जी लेवल्स ऑर्बिट्स या शेल में। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल में जो सबशेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, S, P, D, F, G, यही सबशेल्स पाए जाते हैं टोटल। फर्स्ट एनर्जी लेवल में सिर्फ S सबशेल होता है और S सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, बाकी में कोई ऑर्बिटल नहीं, तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल हो गया। सेकेंड एनर्जी लेवल में जो 4 ऑर्बिटल हैं उसमें से S का एक ऑर्बिटल होगा, P का 3 ऑर्बिटल होगा और बाकी में कोई ऑर्बिटल नहीं, तो बस इसी से टोटल 4 ऑर्बिटल हो गया। थर्ड शेल में जो 9 ऑर्बिटल्स हैं, S सबशेल का 1, P का 3 और D का 5 ऑर्बिटल है, जिससे ये 9 आया है, बाकी में कोई ऑर्बिटल, बाकी सबशेल है ही नहीं। फोर्थ एनर्जी लेवल में 16 ऑर्बिटल, S का 1, P का 3, D का 5, F का 7, और नंबर है, ऐड कीजिए 16 ऑर्बिटल आ गया। G सबशेल फोर्थ शेल में नहीं होता है। फिफ्थ से सारे सबशेल आना शुरू हो जाएंगे और ऑर्बिटल्स का नंबर S का 1, P3, D5, F7, G9, टोटल ऐड कीजिए तो 25 आ गया। बात क्लियर होगी थोड़ी पहले से। अब हम निकाल रहे हैं इन अ सबशेल, किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो सबशेल के लिए हमें क्वांटम नंबर क्या मिलता है? सबशेल के लिए क्वांटम नंबर आता है L, और L से ऑर्बिटल। तो बताइए सबशेल्स कौन कौन से आपने पढ़े हैं? S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल, G सबशेल। इनके लिए क्वांटम नंबर 0, L एजिमुथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4। L की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आंसर 0 + 1 यानी 1 आ जाएगा, एक ऑर्बिटल है। L की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 + 1 3 ऑर्बिटल आ जाएगा। L की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 × 2 4 + 1 5 ऑर्बिटल, 3 रखेंगे तो 7 ऑर्बिटल, 4 रखेंगे तो 9 ऑर्बिटल। और जिस शेल में जो जो सबशेल्स हैं उनके ऑर्बिटल्स ऐड करके टोटल ऑर्बिटल्स मिल गए। यही 2 फार्मूले का एप्लीकेशन है। आप चेक कर लीजिए एक बार कि किसी सबशेल में और किसी शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का तरीका क्या है। तो हमने पहली बात सीखी थी किसी शेल में कितने सबशेल हैं। सबशेल का नंबर किसी शेल में शेल के क्वांटम नंबर के बराबर होता है, n के बराबर होता है। और फिर जब ऑर्बिटल की बात आई तो 2 लोकेशंस होगी, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, शेल के अंदर ऑर्बिटल। और अब अगली चीज हम क्या सीखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिटल में कितना रख सकते हैं, किसी सबशेल में कितना रख सकते हैं, किसी शेल में कितना रख सकते हैं। क्वांटम नंबर्स को यूज करते हुए जो नेक्स्ट पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन एन ऑर्बिटल, इन अ सबशेल, इन अ शेल। शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इन सब के अंदर पाया जा रहा है। किसी
ऑर्बिटल में, किसी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। वो ऑर्बिटल चाहे s सबशेल का हो, चाहे p का हो, चाहे d का, चाहे f, किसी भी सबशेल का हो, किसी भी शेल का हो, एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जा सकते। इसका एक रीज़न है, एक थ्योरी आएगी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। स्पिन अपोजिट होने से उनका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है। जो फिजिक्स में शायद आपने पढ़ा हो कि जो मूविंग चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में स्पिन करने लगेंगे तो दोनों का मैग्नेटिक पोल जो बनेगा वो एक जैसा बनेगा, और सेम पोल में रिपल्सन होता है, इस वजह से वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, और ऑर्बिटल में स्पिन सिर्फ 2 ही पॉसिबल। स्पिन क्वांटम नंबर आपने देखा था कि 2 स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं, क्योंकि 2 स्पिन पॉसिबल होती है इलेक्ट्रॉन्स में, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ये कहना है कि एक ऑर्बिटल में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम नहीं होनी चाहिए। तो डिफरेंट होगी तो कितनी स्पिन होगी? सिर्फ 2 ही स्पिन पॉसिबल है तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर थ्योरेटिकली किसी ने कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन की 3 स्पिन हो सकती है, तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये थ्योरेटिकल बात है। प्रैक्टिकल बात क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की 2 ही स्पिन होती है, इसलिए एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम नहीं होनी चाहिए। तो अलग अलग स्पिन करने के लिए एक क्लॉकवाइज स्पिन वाला हो जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज वाला हो जाएगा, और एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। किसी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं वो देख लीजिए, और हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसका दुगना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। याद कीजिए, सबशेल में हमने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाला था 2l+1 से। सबशेल का क्वांटम नंबर एजिमुथल या सब्सिडियरी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। सिंपल सी बात है। शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? शेल में जितने ऑर्बिटल्स हैं उसका दुगना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से आता है, n², इसको डबल कर दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। याद कीजिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का एक और फॉर्मूला था, समेशन। किस चीज़ का समेशन? 2l+1, इसका भी दुगना कर दीजिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। l की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, l की मैक्सिमम वैल्यू n-1। अब तो याद हो गया होगा, ये मिनिमा ये मैक्सिमा है l के वैल्यू की। l के सारी वैल्यूज ऐड करके 2l+1 से हमको सबशेल में ऑर्बिटल मिलते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सबशेल में इलेक्ट्रॉन हो गया। सारे सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो शेल का इलेक्ट्रॉन मिल गया। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। इसको अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास शेल कौन कौन से? K, L, M, N, O और भी होते हैं। इतने में सारी बातें हमारी सिमट जाती हैं, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ते। N की वैल्यू इनके लिए कितनी है? 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2, 3, 4, 5 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एनर्जी लेवल है या ऑर्बिट का नंबर है। सबशेल्स, इनमें सबशेल्स होते हैं S plus P, S plus P plus D, S plus P plus D plus F, S plus P plus D plus F plus G। जगह की कमी नहीं है, आप अपना देख लीजिएगा, मेरे पास तो खूब जगह है। और इन सबशेल्स के लिए L की वैल्यू, एजिमुथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, 3, 4 पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट हो रही है। अब इन सबशेल के ऑर्बिटल्स कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने रख सकते हैं?
टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिटल्स हैं। तो देखिए एस सब शेल में कितना ऑर्बिटल होता है? एक, क्योंकि m की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2, कोई समस्या नहीं। सेकंड शेल, सेकंड ऑर्बिट, सेकंड एनर्जी लेवल में L शेल में S और P सब शेल हैं। S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल में 2, 3 ऑर्बिटल में 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं सेकंड शेल में। यहां पर एक ऑर्बिटल, यहां पर 3 ऑर्बिटल, यहां पर 5 ऑर्बिटल। तो 1 + 3 + 5 टोटल कितना हो गया? 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 + 6 + 10 = 18। यहां पर आप बोलिए, चेक करके देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, फिर चेक कर लीजिए कितना आएगा। 1 + 3 + 5 + 7 16 ऑर्बिटल्स, 2 + 6 + 10 + 14 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। फिफ्थ एनर्जी लेवल में 5 सब शेल्स हैं। टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना हो गया? 25 ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल मैक्सिमम 50 होगा। कैसे? 2 + 6 + 10 + 14 + 18 टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं हम यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? S के। 3 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ये ऑर्बिटल्स कितने हैं? S में एक ऑर्बिटल, प्लस P में एक 3 ऑर्बिटल, प्लस जब D आया तो 5 ऑर्बिटल, F आया तो 7, G आया तो 9 ऑर्बिटल्स। ये टोटल ऑर्बिटल्स नंबर आ गए। तो टोटल आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं। 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9, 1 + 3 + 5 + 7 = 16, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये P वाले हैं, ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ये D वाले हैं, 7 वाले जो हैं वो F वाले हैं, 9 जो है वो G वाला ऑर्बिटल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ हैं? ये S सब शेल के ऑर्बिटल्स के हैं, फिर P सब शेल के ऑर्बिटल्स के, फिर D सब शेल के ऑर्बिटल के, फिर F सब शेल के ऑर्बिटल के, और फिर G सब शेल के। और यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। ये P वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, ये D वाले हो गए, ये F वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, ये G वाले इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल सम कर दिए तो यहाँ तो 2 ही आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 18 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 32 आएगा। यहाँ पर सम कितना आएगा? 50 आएगा। बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। नहीं तो एक बार फिर से देख जाइए, हमने क्या कहना चाहा, क्या करना चाहा, क्या किया, क्या हुआ, सब देख जाइए एक बार इत्मीनान से। तो हमने क्वांटम नंबर्स को यूज करके सबसे पहले देखा किसी शेल में कितने सब शेल हैं, फिर किसी शेल और सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, फिर किसी ऑर्बिटल, किसी सब शेल, किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। ये बातें पूरी होने के बाद कुछ और एप्लीकेशंस हैं क्वांटम नंबर के, उसको हम देखते हैं। क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए जो नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करते हैं वो नंबर ऑफ नोड्स का कैलकुलेशन होता है।
एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपको अभी तक नहीं पढ़ाया गया है तो वैसे तो आप 11th-12th में पढ़े होंगे, 11th में था, फिर भी हम बता देते हैं। नोड अगर टर्म यूज़ हो रहा है केमिस्ट्री में कहीं, तो नोड का मतलब वो स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़ीरो। नोडल प्लेन होता है, नोडल एक्सिस होता है, नोडल पॉइंट होता है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़ीरो है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो, उस जगह को बोलते हैं नोड। नोड दो तरीके के होते हैं, एक रेडियल या स्फेरिकल, दूसरा एंगुलर नोड या नोडल प्लेन। दोनों नोड्स को ऐड कर दीजिए तो टोटल नोड्स आ जाते हैं। ये नोड्स कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है। और ऑर्बिटल क्या है, ये भी डेफिनेशन याद कर लीजिए। द 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सो इलेक्ट्रॉन को जब वेव माना गया तो उसकी पोजीशन नहीं बताई जा सकी, क्योंकि वेव की पोजीशन नहीं होती, वेव की प्रोबेबिलिटी बताई जाती, कहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, कहाँ पर कम। तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का स्पेस होता है, 90 to 95% प्रोबेबिलिटी जिस स्पेस में पाया जाता है, उस स्पेस को बोलते हैं ऑर्बिटल। और उसी ऑर्बिटल में कोई कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो गई। जैसे न्यूक्लियस एक नेचुरल नोड है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, तो न्यूक्लियस नोड है। न्यूक्लियस के सिवाय और कौन से नोड्स होते हैं किसी ऑर्बिटल में, वो हम देखने जा रहे हैं। तो रेडियल और स्फेरिकल नोड जो होता है वो प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू आती है n-l-1। क्या कहा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, दोनों के ऊपर रेडियल स्फेरिकल नोड डिपेंड करता है। एंगुलर नोड या नोडल प्लेन सिर्फ एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी l के ऊपर। जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो l कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल नोड्स सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं? सबशेल में। सबशेल कहाँ होते हैं? शेल में। तो हम किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते वक्त हम उसका शेल और सबशेल लिखते हैं। शेल के लिए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखते हैं, ऑर्बिट एनर्जी लेवल उसका रिप्रेजेंट किया जाता है उससे, और सबशेल के लिए उसका जो अल्फ़ाबेट होता है वही लिख दिया जाता है। अब इसमें रेडियल प्लस एंगुलर इज इक्वल टू टोटल नोड हम देखने जा रहे हैं। रेडियल को स्फेरिकल बोलते हैं, एंगुलर नोड को ही नोडल प्लेन भी बोलते हैं। 1s फर्स्ट एनर्जी लेवल के s सबशेल का जो ऑर्बिटल उसमें n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, -1, 1 - 0, 1 - 0 -1 इसको टू 0 आ गया। s के लिए l की वैल्यू 0, तो यहाँ पर कोई भी नोड नहीं होता है किसी भी तरीके का। सेकेंड एनर्जी लेवल के s सबशेल का जो ऑर्बिटल होगा उसमें भी एक ही ऑर्बिटल होगा। उसमें अगर आप देखेंगे तो 2 - 0 -1 यानी 1 रेडियल नोड आएगा, और एंगुलर नोड हो जाएगा 0, क्योंकि l की वैल्यू अभी भी 0 है। टोटल सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। चलिए, सेकेंड एनर्जी लेवल में p सबशेल भी होता है। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। किसी भी एक ऑर्बिटल की बात कीजिए, चाहे वो px हो, चाहे py हो, चाहे pz हो, तो किसी एक 2p ऑर्बिटल में 2 -1 -1 यानी 0 रेडियल नोड हो गए। p सबशेल है, l की वैल्यू 1 हो जाएगी, l की वैल्यू 1, तो एंगुलर नोड हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 में s होता है, 2 में p, 2 में d नहीं होता है। 3 में जाएंगे तो पहले 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 3d आएगा। 3s n की वैल्यू 3, l की वैल्यू s के लिए कितना होता है? 0, तो 3 - 0 -1 2 रेडियल नोड प्लस 0 एंगुलर नोड, टोटल कितना हो गया? 2 नोड्स हो गए। 3p के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू p के लिए 1 होता है, तो 3 - 1 -1
1 रेडियल नोड, और एंगुलर नोड P के लिए L की वैल्यू 1 तो 1 हो गया। इसका मतलब 2s और 2p में टोटल नोड्स तो बराबर हैं, लेकिन रेडियल नोड एंगुलर नोड अलग अलग है। इसमें रेडियल 1, एंगुलर 0, रेडियल 0, एंगुलर 1, टोटल 1। इन दोनों में देखिए टोटल नोड्स का नंबर तो बराबर है, लेकिन इसमें रेडियल 2, एंगुलर 0 तब 2 आया है, और इसमें रेडियल एंगुलर दोनों 1 1 है, इसलिए 2 आया है। ये सब एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू d के लिए कितना होता है 2, तो 3 - 2 - 1 कितना हो गया 0। d के लिए l की वैल्यू 2, तो एंगुलर नोड या नोडल प्लेन कितना होगा 2, तो यहाँ पर टोटल 2 ही आएगा, लेकिन रेडियल और एंगुलर का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। अब हमने बात की कि एंगुलर नोड, रेडियल नोड ये होते क्या हैं? ये वो स्पेस होते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो। तो एंगुलर नोड या नोडल प्लेन जो है वो S1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, सब में 0 पाया जा रहा है। लेकिन किसी भी p ऑर्बिटल में, चाहे 2p का ऑर्बिटल हो चाहे 3p का, एक एंगुलर नोड होता है। कैसे होता है देखिए, नोडल प्लेन्स, नोडल प्लेन यही एंगुलर नोड होता है। फर्स्ट इन p ऑर्बिटल्स, p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। हमने px लिया, py लिया, pz लिया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अराउंड इसका के टर्म्स में इसका ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट किया जाता है। और गौर से देखिएगा, इतनी अच्छी डिटेल में ये किताबों में मिलता नहीं है, लेकिन बहुत फंडामेंटल बात है। आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो इनके ऊपर बेस्ड होते हैं। p सबशेल में 3 p ऑर्बिटल होते हैं, एक x के लॉन्ग होगा, एक y के लॉन्ग, एक z के लॉन्ग। हम मान लेते हैं ये x है, ये y है, ये z है, x y z, x y एंड z। जो थोड़ा बहुत छोटा लगे, बोल के समझ में आ जाता होगा, फिर भी ना समझ में आए तो आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए इसको तो पता चलेगा। अब देखिए, जो px ऑर्बिटल है उसका डंबल जो होगा x ऑर्बिटल के अराउंड होगा। ये डंबल का मतलब यहीं पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है, और बीच में देखिए बहुत पतला हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0, क्योंकि ये न्यूक्लियस होता है सेंटर पे। यहाँ पर y एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, सेंटर पे न्यूक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0। यही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का स्पेस है। यहाँ पर pz z एक्सिस का लॉन्ग डंबल होगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जो px का इलेक्ट्रॉन है वो x एक्सिस के लॉन्ग एक डंबल शेप स्पेस में होता है, लेकिन जो px का इलेक्ट्रॉन है वो y एक्सिस पर कभी नहीं जाएगा, वो z एक्सिस पर कभी नहीं जाएगा। तो px के इलेक्ट्रॉन के लिए y और z जो होगा वो नोडल एक्सिस है, और दो एक्सिस को मिला दीजिए जो परपेंडिकुलर, तो एक प्लेन बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नोडल प्लेन होगा, अगर पूछा जाए px के लिए नोडल प्लेन कौन है, तो बोलेंगे yz प्लेन इज द नोडल प्लेन। तो बताइए py के लिए xz का ये चाहे zx, बात एक ही है, yz का ये चाहे zy का ये बात एक ही है। तो pz के लिए नोडल प्लेन कौन हो गया? xy प्लेन। यानी एक्सिस जो यूज हुआ है ऑर्बिटल के लिए, उसको छोड़ के बाकी दो एक्सिस का प्लेन बन जाता है नोडल प्लेन। यहाँ पर yz एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होगी, px की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होगी। हम ये नहीं करें कि y पे इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता, px का इलेक्ट्रॉन py पे नहीं पाया जाता, pz पे नहीं पाया जाता। तो yz इज द नोडल प्लेन फॉर px ऑर्बिटल। py का इलेक्ट्रॉन x एक्सिस पर नहीं होगा, z पर नहीं होगा, तो xz एक नोडल प्लेन हो गया। z का इलेक्ट्रॉन y एक्सिस पर नहीं होता, x पर नहीं होता है, तो xy एक नोडल प्लेन हो गया। तो देखिए, p चाहे 2p का हो, चाहे 3p का, चाहे 4p 5p, सब में एक नोडल प्लेन होगा। वो नोडल प्लेन किस p ऑर्बिटल में कौन सा प्लेन होगा, ये हमने बता दिया।
ये क्वेश्चन एक और जगह इंपॉर्टेंट है, इन डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स में कितने, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं? डी सबशेल में हमने देखा था 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 जो होते हैं वो नॉन एक्सियल होते हैं और 2 एक्सियल होते हैं। याद कीजिए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्सियल है। एंड देन फाइनली डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई में हम एक्स वाई प्लेन यूज करते हैं, वाई जेड में वाई जेड प्लेन यूज करते हैं, जेड एक्स में एक्स जेड प्लेन यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी एक्स वाई प्लेन यूज किया जाता है। और इसमें तो वैसे एक्स वाई जेड तीनों आता है, फिर भी देखा जाएगा एक्स वाई एंड जेड। लास्ट लेक्चर में याद कीजिए, इनका ओरिएंटेशन हमने बताया था। डी एक्स वाई, एक्स और वाई प्लेन पर तो होते हैं लेकिन एक्सिस पर नहीं। वाई जेड भी प्लेन पर रहेगा लेकिन एक्सिस के बीच में 45 डिग्री पे, फ्रॉम एनी एक्सिस, ये भी बीच में रहेगा। एक्सिस पर नहीं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये एक्सिस के अलोंग होंगे, और ये जेड पे एक डंबल होता है, याद कीजिए, और एक्स वाई प्लेन पे एक रिंग होता है। तो जिन लोगों की ये बात पिछले लेक्चर में क्लियर नहीं थी, अगर उन्होंने पिछला लेक्चर ध्यान से किया होगा और रिवाइज किया होगा तो अब क्लियर हो गया होगा। ये तो ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन है। ये जो हमने ब्लू कलर के लोब्स बनाए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी टोटल मिला देंगे तो 90 to 95% रहेगा। मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। ऐसा रंगना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा आपको क्लियरली नज़र आए। और पेंटिंग के हुए काफ़ी दिन हो गया था, तो हमने सोचा आज अपने अपने दिल के अरमान पूरे कर लिए जाएं। लेकिन हम यहाँ किसी और काम के लिए आए थे, और हमारा काम था कि इनमें नोडल प्लेन्स को दिखाया जाए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो तो ब्लू इंक से आपको दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर वो ब्लू स्पेस नहीं मिल रहा है वो नोडल प्लेन होगा। कैसे होगा? यहाँ पर देखिए एक जेड एक्सिस होगी, जेड पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्स वाई प्लेन पर है। तो जेड एक्सिस कैसे होगा? एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होगा, जो हमने ऐसे ड्रॉ किया क्रॉस। ऐसे यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था, इसलिए हमने जेड एक्सिस ड्रॉ नहीं किया। तो जेड पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक्स पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वाई पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक एक्स जेड प्लेन और एक वाई जेड प्लेन। तो यहाँ पर एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लेन। तो देखिए यहाँ पर एक्स और वाई यूज़ हुआ है, जेड नहीं यूज़ हुआ है। तो जेड के साथ एक्स को ले लिया एक बार और जेड के साथ वाई को ले लिया, ये इसका नोडल प्लेन हो गया। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा एक्सिस यूज़ हुआ है, वाई और जेड। कौन सा एक्सिस नहीं यूज़ हुआ है? एक्स वाला नहीं यूज़ हुआ है। तो एक्स पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वाई और जेड पे तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं। तो एक्स वाई प्लेन एक होगा और एक्स जेड प्लेन एक बार, यानी एक्स 2 बार आएगा, जो नहीं है वो 2 बार आएगा, जो है वो 1 बार आएगा। तो यहाँ पर एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लेन। एक्स जेड को जेड एक्स लिखिए, एक्स वाई को वाई एक्स लिखिए। यहां पर बताइए, आप खुद लिख सकते हैं। कौन सा एक्सिस नहीं है? वाई एक्सिस नहीं है, तो वाई एक्सिस 2 बार आएगा, एक बार एक्स के साथ, एक बार जेड के साथ। जेड एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड, सॉरी एक्स जेड नहीं होगा, एक्स जेड प्लेन पे तो इलेक्ट्रॉन है, वाई जेड एक्स वाई। क्लियर है? तो ये 2 नोडल प्लेन पाए जा रहे हैं। कौन से प्लेन नोडल प्लेन है ये हमने यहां पर लिख दिया। यहां पर देखिए गौर से, यहां पर नोडल प्लेन जेड एक्सिस से तो होकर गुजरेगा, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस से नहीं गुजरेगा, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस पे तो आपने इलेक्ट्रॉन रखे।
देखिए जहाँ पर ऑर्बिटल उनके बीच में जो प्लेन ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, नोडल प्लेन। अब ये नोडल प्लेन ऐसे z एक्सिस पे बाहर और अंदर की तरफ रहेगा, और एक इस डायरेक्शन में रहेगा बाहर और अंदर की तरफ। तो यहाँ पर 2 नोडल प्लेन्स हैं एट 45 डिग्री फ्रॉम x से भी 45 डिग्री एंड y एक्सिस x एक्सिस से भी 45 डिग्री, y एक्सिस से भी 45 डिग्री पे अलोंग z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये प्लेन ऐसे होगा z एक्सिस के अलोंग x और y से 45 डिग्री पे, ये भी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो z एक्सिस के अलोंग x y प्लेन पे। तो एक ये और एक ये, क्लियर हो रहा है। एक प्लेन ऐसे आएगा z एक्सिस के अलोंग और एक प्लेन ऐसे आएगा z एक्सिस के अलोंग, बोर्ड के अंदर भी और बाहर भी। अब अंदर हम नहीं जा सकते। z स्क्वायर के बारे में देखिए, यहां पर कोई भी प्लेन तो मिलेगा ही नहीं आपको, हम इसको अलग से लिख दे रहे हैं। यहां पर देखें z क्लियर है, z में हो सकता है वहाँ पर विजिबिलिटी न हो, तो हम यहाँ पर z को अलग से लिख दे रहे हैं। ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये z एक्सिस। z का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z एक्सिस के अलोंग एक डंबल होगा और xy प्लेन पे एक रिंग होगा, डोनट शेप बोलते हैं इसको, कहीं कहीं पे बार बेबी शेप भी लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए x एक्सिस पर भी इलेक्ट्रॉन है, y एक्सिस पर भी इलेक्ट्रॉन है, z एक्सिस पर भी इलेक्ट्रॉन है, हर तरफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर x, y और z या उसके बीच से होता हुआ कोई भी प्लेन आप ड्रॉ नहीं कर सकते जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0। तो यहां पर डिफाइन किया जाता है 2 कोनिकल नोडल सरफेस होते हैं। देखिए न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है, और इस रिंग के बीच में भी और इस लोब के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होगी। तो जो हम एक लाल निशान खींच रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके अंदर है, उसके बाहर नहीं है। तो बाहर नोडल एक सरफेस आ गया, लेकिन वो कोनिकल नोडल सरफेस है, क्योंकि न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, फिर कम हो गया, तो उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे डायरेक्शन में भी जाएंगे तो आपको एक कोनिकल नोडल सरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर नोडल प्लेन की जगह 2 कोनिकल नोडल सरफेस होते हैं। तो हमने जो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स देखा था, उन नोड्स को प्लेन्स के रूप में, कोनिकल नोडल सरफेस के रूप में p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। s ऑर्बिटल्स में एंगुलर नोड्स होते ही नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है, और f में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, इसलिए भी हम इतनी मुश्किल में नहीं पड़ते। तो ये काम की चीज़ है, एक बार देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, किसी भी तरीके की समस्या होगी बताइएगा, हम इसको एक बार कहीं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, आप डाउट के रूप में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और डाउट अभी आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, नंबर आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा मेरा 9860410571। What is the number? 9860410571 is the number। ये व्हाट्सअप नंबर है, एक ही नंबर है मेरा, यही व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप भेजिएगा। और ऐसा नहीं कि हम तुरंत रिप्लाई कर देंगे आपको, आपका आंसर मिलेगा, समय से मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सी चीज़ें करते हैं, जैसे ये रिकॉर्डिंग है, टेस्ट पेपर है, उसको बनाना, उसको वेरीफाई करना, बहुत से काम रहते हैं। तो नोटिफिकेशन हम व्हाट्सअप के ऑन नहीं रखते हैं, आप जब भेजेंगे तो हमको तुरंत मैसेज नहीं आता, जैसे आपका टन 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 मोबाइल बोलता रहता है, हम ऐसे चक्कर में नहीं पड़ते हैं, नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते। जब हमें व्हाट्सअप देखना है तो हम ओपन करते हैं, तब देखते हैं। तो आप एक बार इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन चीज़ों को कम एक्सप्लेन किया गया है 12th लेवल तक का, तो इस वजह से हो सकता है आपको नई चीज़ लगे, तो नई चीज़ से थोड़ा सा घबराहट होती है, भले ही वो अच्छा हो।
तो आप एक बार अच्छे से देख जाइएगा इसको। तो क्वांटम नंबर को यूज़ करके हम जो जो चीज़ें समझ सकते थे समझ लिया। हमारा पर्पस क्वांटम नंबर पढ़ना नहीं था, हम चले तो किसी और रास्ते पे थे, इस गली में घूम गए। एक्चुअली इस गली से उस रास्ते पे पहुंचना आसान है। वो रास्ता हमारा क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी नहीं पढ़ना है, हम तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने चले थे। लेकिन पीरियोडिक टेबल को पढ़ना, उसको समझना आसान हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखने के लिए पहले क्वांटम नंबर के इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखेंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जरिए हम पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम अगला जो टॉपिक देखेंगे वह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले ये जाने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या, होता क्या है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज पैटर्न ऑफ distribution of electrons in different shells, subshells and orbitals of any atom। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट शेल्स, डिफरेंट सब शेल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, किस सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, यही जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये डिफरेंट लेवल पे लिखा जाता है। इट कैन बी given in terms of first shells। शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? x इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, y, z अप टू सो ऑन। अब वैसे तो z के बाद नंबर अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये सिंबल्स हैं। फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में, फिफ्थ शेल में, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। दूसरा, इट कैन बी गिवन अप टू, हम किस लेवल तक, किस फाइन लेवल तक हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है शेल तक बताइए, अलग अलग शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं। फिर सब शेल, यानी शेल के अंदर सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसको NLX के टर्म्स में लिखा जाता है। यहां पर जो N है वो बताता है ऑर्बिट नंबर, ये एनर्जी लेवल भी है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है, ये शेल के बारे में बताता है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, वैसे तो उनको KLMN बोला जाता था, लेकिन नंबर के रूप में लिखेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसी को एनर्जी लेवल या ऑर्बिट भी कहते हैं। ये X है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो L है ये सब शेल। किसी शेल यानी किसी एनर्जी लेवल के सब एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है ऐसे लिखा जाता है, X एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तीसरा, फाइनेस्ट लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अप टू ऑर्बिटल्स। कैसे, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। आपने बहुत कॉमनली सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा होगा बचपन से ही। नेट्रियम इसका नाम होता है, वहीं से ये सिंबल यूज किया गया है, अदरवाइज सोडियम तो S से शुरू होता है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप शेल तक पढ़ते हैं तो याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन से शेल में?
K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 1। फर्स्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। याद कीजिए अभी हमने देखा भी था कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकेंड में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, थर्ड में वैसे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो भरेंगे कैसे? तो भर तो यहाँ पर 18 सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भरा गया सिर्फ एक ही, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड कंप्लीटली फिल्ड है और थर्ड पार्शली फिल्ड है, और उसके बाद अनफिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे। इसके बाद ऐसा नहीं कि ऑर्बिट्स नहीं होंगे, शेल नहीं होगा, शेल तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो बात भी यहीं पे खत्म हो गई हमारी। आगे अगर हम देखें तो ये K शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट के S सब शेल के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये NLX का फॉर्म हो गया। हमने शेल सब शेल दोनों बता दिया, अप टू सब शेल हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिया। ये 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सेकंड के S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड के P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने शेल तो बताया ही, प्लस सब शेल में भी बता दिया कितने इलेक्ट्रॉन गए, और ये 3 के S में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दूसरा लेवल ये था। तीसरा लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, S सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स बना दिया। 2s में भी एक ही ऑर्बिटल होगा, एक बॉक्स बना दिया। 2p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, हमने 3 बॉक्स बना दिया। 3s में भी एक ही ऑर्बिटल, एक बॉक्स बना दिया। अब एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, अभी पढ़ा था हमने, क्योंकि एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कभी सेम नहीं होनी चाहिए, तो 2 पॉसिबल स्पिन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। अपोजिट स्पिन को दिखाने का तरीका क्या है? एक अप स्पिन, एक डाउन स्पिन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज फिक्स नहीं है, लेकिन एक अप एक डाउन। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका एक रस्म है भरने का कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए और फिर पेयरिंग की जाए। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया गया और फिर पेयरिंग की गई। जब एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो स्पिन सबका सेम रखेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। S में 2 इलेक्ट्रॉन 3s में भर सकते हैं, लेकिन एक ही बचा तो एक इलेक्ट्रॉन भरा। ये 3 अलग अलग लेवल हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कैसे पता हमको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1? कितने इलेक्ट्रॉन कहीं भर सकते हैं ये हमने बता दिया है इसी लेक्चर में, और जितने इलेक्ट्रॉन भरते जाइए, जहाँ खत्म हो जाए वहाँ पर पार्शियली फिल्ड कर दीजिए। बाकी का ये डिस्ट्रीब्यूशन एटॉमिक नंबर 100 दे दिया तो क्या करेंगे? यही करेंगे, घबराइए मत। इसी तरीके से जैसे हमने 11 का देखा वैसे 110 का भी देखेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये भरने का एक तरीका होता है और इसको एक्सप्लेन किया गया 3 अलग अलग रूल से। तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिए, पहला होता है अफबाउ प्रिंसिपल, दूसरा होता है हुंड्स रूल, तीसरा होता है पाउलीज। अफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल को बोलते हैं ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखिए, ये 3 अलग अलग प्रिंसिपल्स या रूल्स हैं जो पैटर्न ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स में। फाइनेस्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन का क्या है? ऑर्बिटल। ये सारे रूल बताएंगे कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा। फाइनेस्ट लोकेशन ऑर्बिटल में भर दिया तो इसका मतलब सब शेल में बता दिया, सब शेल में पता चल गया, इसका मतलब शेल में पता चल गया। तो ये सब
किसी न किसी तरीके से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बताते हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का भरना, इसका मतलब सब शेल और शेल उसमें कवर्ड हो गया। अब वो प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल ये बताता है कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग होती है उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। सुनिएगा ध्यान से फिर से। अब वो प्रिंसिपल बताता है जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग है उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सुना होगा आपने, याद आ गया होगा। अबव प्रिंसिपल, अबव किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, ये एक टर्म है जिसका मतलब होता है फिलिंग अप या बिल्डिंग अप। तो अबव प्रिंसिपल बोलता है कि पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत कब पड़ती है? जब ऐसे ऑर्बिटल्स हों जिनकी एनर्जी बराबर है। जब एनर्जी बराबर है तो ऐसे ऑर्बिटल्स को बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में पैटर्न ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। और ये कहता क्या है कि जब हम डिजेनरेट ऑर्बिटल्स को भरते हैं तो पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ भर दिया जाता है। जब सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो जाएंगे तब हम पेयरिंग शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 3 ऑर्बिटल्स बनाए थे और तीनों को एक साथ जोड़ दिया था। 1s से 2s अलग रखा, 2s से 2p अलग रखा, लेकिन 2p में 3 ऑर्बिटल्स एक साथ रखे। क्यों? क्योंकि इन तीनों की एनर्जी बराबर होती है। क्यों बराबर होती है ये हम अभी देखेंगे, लेकिन अभी जिनको हमने जोड़ के रखा उनकी एनर्जी बराबर है। तो ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और इसमें हमने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन के साथ भरा था, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग किया। कब? जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरा तब पेयरिंग शुरू हुई थी। तो चौथा, पांचवा, छठवां इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउन रखा हमने। तो ये जो था ये हंस रूल के अकॉर्डिंग हमने फॉलो किया था कि जब हम डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो पहले सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे सेम स्पिन के साथ। अब वो स्पिन अप रखिए, डाउन रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्लॉकवाइज कहिए, एंटी क्लॉकवाइज कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब उनमें से दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन 3 ऑर्बिटल्स में आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है और सब में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। कोई क्लॉकवाइज भर दिया, कोई एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी स्पिन होगी सबकी सेम होगी, चाहे अप चाहे डाउन, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यह बताता है कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो कैसे भरते हैं। यानी ये फाइनेस्ट बात कर रहा है, सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रखते हैं। और ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। याद कीजिए ये बात जो हमने अभी कही थी वो एक्चुअली इसी रूल को हम फॉलो कर रहे थे। किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमने अपोजिट रखी है। किस रूल के अकॉर्डिंग? पॉलीज रूल के। तो अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का भरना अब वो रूल बताएगा, पहले कम एनर्जी में फिर ज़्यादा एनर्जी में भरेंगे। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरना ये बताता है हंस रूल। ये बोलता है पहले सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड कर देंगे एक एक सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर पेयरिंग शुरू करेंगे जब सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो गए। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के पैटर्न ऑफ फिलिंग बताता है और ये कहता है इट्स नॉट फीलिंग, इट्स फिलिंग। समझते होंगे आप। तो ये जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये बता रहा है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में भरते हैं उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। क्यों अपोजिट होनी चाहिए? ये हमने बताया था मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पर। अगर स्पिन दोनों का सेम हो गया तो दोनों में सेम पोल जनरेट होगा। सेम पोल रिपेल करते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते साथ में। और अपोजिट स्पिन, 2 ही स्पिन पॉसिबल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम नहीं हो सकती, इसलिए 2 अलग अलग स्पिन, 2 अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। चलिए बात तो सही हो गई, लेकिन अब वो प्रिंसिपल कह रहा है कि पहले कम एनर्जी में भरेंगे फिर ज़्यादा एनर्जी में भरेंगे। किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज़्यादा ये अब वो प्रिंसिपल नहीं बताता है। पहले आप ये पता कीजिए किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा, फिर आप वो रूल के अकॉर्डिंग कम वाले को पहले भर देंगे और ज़्यादा एनर्जी वाले को बाद में भरेंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो होती है डिफरेंट ऑर्बिटल्स की, वो हमको एक दूसरे प्रिंसिपल से मिलती है, वो है बोरबरी प्रिंसिपल। नील बोर्स का नाम सुना होगा। इन्हीं के फॉर्म में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोर्स पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। और इनका अपना जो साइंस के फील्ड में कद था वो आइंस्टीन के इक्विवेलेंट ही था। और साइंस के फील्ड के लोग इनको आइंस्टीन से भी ज़्यादा तवज्जो देते थे। आइंस्टीन की पॉपुलैरिटी जो आम आदमी में है वो बहुत ज़्यादा थी।
तो इस वजह से बच्चा बच्चा जो साइंस को नहीं जानते हैं वो भी आइंस्टाइन को जानते हैं। लेकिन नील्स बोर, बरी और बहुत से ऐसे साइंटिस्ट आपको मिलेंगे जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, वही लोग इनका कंट्रीब्यूशन जानते हैं। जैसे 1901 से नोबेल प्राइज़ शुरू हुआ था। साइंस में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था? केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था और किस काम के लिए दिया गया था? आप देखें तो साइंटिस्ट का नाम आपने कभी सुना ही नहीं होगा, या सुना होगा तो आप के अंदर वो रिस्पेक्ट कभी नहीं रही होगी। जैसे आइंस्टाइन का नाम सुनते ही बड़ी फीलिंग आती है, न्यूटन का नाम सुन के बहुत लगता है कि अरे क्या महान साइंटिस्ट थे। तो इस तरीके का नाम आपने कभी फर्स्ट नोबेल प्राइज़ वाले का आपने नहीं सुना होगा, और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया था आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिल गया, लेकिन वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट लेक्चर पर हम उसके बारे में बात करेंगे, अगर हमें याद रहा तो, या आप याद दिलाइएगा कभी तो हम उसके बारे में बताएंगे। बोरबरी प्रिंसिपल, और इसी को N+L रूल कहते हैं। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजिमुथल क्वांटम नंबर। It gives increasing order of energies of different ऑर्बिटल्स। अलग अलग ऑर्बिटल्स में किसकी एनर्जी कम, किसकी एनर्जी ज़्यादा, वो इस रूल से पता चलेगा। कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस, फर्स्ट द ऑर्बिटल with higher value of N+L will have higher energy. डिफरेंट ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेल सब शेल के में पाए जाते हैं। वो जिस सब शेल में पाए जाएंगे उनके प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर को ऐड कर लीजिए। इनका सम जिसमें ज़्यादा आएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसमें इसका सम कम आएगा उसकी एनर्जी कम। अगर N+L की वैल्यू सेम आ गया दो अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए, तो दी ऑर्बिटल्स having equal N+L value will have higher energy if its N is higher। देखिए पहले N को नहीं देखते हैं, पहले N+L को देखते हैं। जब N+L बराबर हो गया तब देखेंगे किसका N ज़्यादा है। सिर्फ N के बेसिस पे आप एनर्जी नहीं देख सकते। कैसे? जैसे देखिए 3D4S, 3 और 4 क्या है? N। और अगर हम L की वैल्यू यहाँ पर देखें तो N की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। L की वैल्यू देखेंगे तो D के लिए L की वैल्यू आती है 2 और S के लिए L की वैल्यू आती है 0। अगर आप N से देखेंगे तो N की वैल्यू तो 4S में ज़्यादा है, तो सिर्फ N के बेसिस पे इसका एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन N से एनर्जी नहीं देखी जाती, पहले N+L से देखा जाता है। N+L देखेंगे तो 3 + 2 5 आएगा और ये 4 आएगा। इसका मतलब 3D की एनर्जी ज़्यादा होगी, 4S की एनर्जी कम होगी। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे। तो पहले N+L देखते हैं, जिसका N+L ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसका N+L कम उसकी एनर्जी कम। अगर N+L बराबर है दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में तो तब हम N की वैल्यू देखेंगे। वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। थ्री पी में N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। P के लिए L की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। N+L का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। तो N+L दोनों का सेम आ रहा है, तो 4S की एनर्जी ज़्यादा होगी 4S की एनर्जी ज़्यादा होगी 3P से, और 4S और 3D में 3D की एनर्जी ज़्यादा होगी 4S से।
क्लियर है? तो पहले n+l देखा, n+l इसका ज़्यादा है इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा। इन दोनों में n+l सेम है लेकिन इसका n का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा। अभी और भी एग्जांपल पढ़ेंगे हम। अब अगर कोई दो ऑर्बिटल ऐसे निकले जिनका n भी सेम l भी सेम, n और l अगर दोनों सेम है तो दोनों का सम तो सेम आना ही आना है, तो एनर्जी भी सेम आएगी। द ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल वैल्यू ऑफ n as well as l will have equal energy and are called, क्या कहे जाते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहे जाते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में बराबर होती है उनको डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का पैटर्न जो हुंडसुल बताता है। किसी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है। तो इसका मतलब n+l के बेसिस पर सिर्फ यही दो रूल अप्लाई होगा। अलग अलग एनर्जी आप वो रूल अप्लाई कर दीजिए, सेम एनर्जी हुंडसुल अप्लाई कर दीजिए। अब इस रूल को फॉलो करके, बोरबरी प्रिंसिपल को, n+l रूल को फॉलो करके डिफरेंट ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है हम उसको देखते हैं। बोरबरी प्रिंसिपल या n+l रूल को फॉलो करते हुए अगर हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो जो ऑर्डर आता है 1s की एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा 2s, उससे ज़्यादा 2p, देन 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p। 6p से ज़्यादा 7s, 5f, 6d, 7p। अभी तक 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 118 एलिमेंट्स रख सकते हैं। 118 एलिमेंट्स तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ तक हो जाता है। आप इलेक्ट्रॉन इसमें भरते आएंगे तो 118th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर 118th के बाद कोई भी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो हम पीरियोडिक टेबल में नहीं रख सकते। उसके लिए पीरियोडिक टेबल के एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी और 8th पीरियड की ज़रूरत पड़ेगी। और 8th पीरियड का कंसेप्ट डेवलप किया जा चुका है। आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा, हालांकि वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड नहीं है लेकिन एलिमेंट से रिलेटेड है। व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 120 इफ इट इज़ डिस्कवर्ड एंड टू विच एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी विल बी सिमिलर टू। तो अब 120 कहाँ रखा गया पीरियोडिक टेबल में, इससे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज की मैच करती हैं और एटॉमिक नंबर। तो यानी 118 के बाद वाले एलिमेंट्स का भी कंसेप्ट डेवलप किया जा चुका है। 118 के बाद वाले एलिमेंट्स 8th पीरियड में जब रखे जाएंगे तो 8th पीरियड को भी हम यहाँ पर कंसिडर कर ले रहे हैं। और क्योंकि वो हाइपोथेटिकल है, अभी थ्योरेटिकल है, हाइपोथेटिकल तो नहीं बोलेंगे, थ्योरेटिकल है, इसलिए हम उसको अलग कलर में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा 8s, इससे ज़्यादा 5g, इससे ज़्यादा 6f, इससे ज़्यादा 7d एंड देन 8p। ये हाइपोथेटिकल है, 7p तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में काम आता है। अब आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या उल्टा पुल्टा लिखते चले जा रहे हैं, n+l रूल यहाँ पर कैसे आ रहा है। तो देखिए n+l रूल कैसे अप्लाई हो रहा है। देखिए n 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर लिखे गए यही n है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहिए, एनर्जी लेवल कहिए, ऑर्बिट का नंबर कहिए। और SPDF है जो सबशेल है और सबशेल से हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू मिलेगा। हम अलग से लिख भी दे रहे हैं, आपको याद भी होगा। SPDF G सबशेल के लिए L की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे आता है। अब अगर हम
इनका n+l देखें तो n+l कितना आ रहा है? 1 + 0 = 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 4 + 0 4, 3n, d के लिए l की वैल्यू 2, 5, 4n, p के लिए l की वैल्यू 1, ये भी 5 आ रहा है, 5 + 0 5, 4 + d के लिए 2 6, 5 + 1 6, 6 + 0 6, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7, and 7 + 0 is also equal to 7. ये n+l की वैल्यूज लिख रहे हैं. 5 + 3 = 8, 6 + 2 = 8, 7 + 1 = 8, 8 + 0 = 8, 5 + 4 = 9, 6 + 3 = 9, 7 + 2 = 9, 8 + 1 = 9. देखिए ये जो ऑर्बिटल्स रखे गए हैं, आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये ऑर्बिटल्स कहाँ रखे गए हैं. तो शेल और सबशेल रखा गया. इस शेल के इसी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है. 1s में एक ऑर्बिटल होगा, 2s में एक ऑर्बिटल होगा, 2p में 3 ऑर्बिटल होंगे. जितने भी p हैं सब में 3 ऑर्बिटल होंगे. तो जब इसमें 3 ऑर्बिटल हैं तो हमने एक बार क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए 2p के तीनों ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 2 रहेगी और l की वैल्यू तीनों के लिए 1 रहेगा. l भी सेम, n भी सेम, l भी सेम, सम भी सेम. तो इसका मतलब इन तीनों की एनर्जी बराबर होगी. तो यहाँ पर 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं. यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल है, यहाँ 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं, यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल है. डी में जाएंगे तो 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे. इसका मतलब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं. ये बातें बताई जा चुकी हैं. देखिए n+l बढ़ता जा रहा है. 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9. n+l बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है. जहां n+l सेम है वहां n बढ़ने पर एनर्जी बढ़ रही है. 4, n बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई. तीनों में 5 है, n की वैल्यू 3 से ज़्यादा 4, 4 से ज़्यादा 5, एनर्जी भी बढ़ती जा रही है. तो हमने n+l रूल को ही अक्षरशः फॉलो किया है. तब भी ऑर्डर तो उल्टा पुल्टा है. आप बोलेंगे आप कई साल से पढ़ा रहे हैं इस वजह से आपने ऑर्डर लिख दिया. हम तो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, हम क्या करेंगे? ये उल्टा पुल्टा ऑर्डर कैसे लिखे? हम फर्स्ट एनर्जी लो के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड आ रहा है, थर्ड के बाद 4 आ रहा है, फिर थर्ड आ जा रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 4 आ जा रहा है. मतलब कोई नियम कानून है कि नहीं है? अब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो इसका जो एक्चुअल ऑर्डर है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे हैं ऑफ n+l रूल. देखिए ये जो सीक्वेंस है ये एक बहुत सुर में है. वो सुर क्या है? देखिए कभी भी शुरुआत करते हैं तो हम s से शुरुआत करते हैं और s के सामने जो लिखा हुआ है एनर्जी लेवल है. तो जब भी हम शुरुआत करते हैं तो किससे शुरू करेंगे? n हाईएस्ट एनर्जी लेवल के s से शुरू करेंगे. s के बाद जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं n-3 के g में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिसकी ज़रूरत सिर्फ एक बार पड़ी, 5g. s के बाद n-3. देखिए जैसे s 8 है तो n की वैल्यू 8 हो गई. अब 8 - 3 यानी 5g आएगा. उसके बाद आता है n-2 का f. उसके बाद आता है n-1 का d और सबसे लास्ट में आता है n का p. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है.
शर्त बस इतनी है कि जो n की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी s के लिए 1 या उससे ज़्यादा कुछ भी लिख सकते हैं। जब आप g की बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगा 8 या उससे ज़्यादा, क्योंकि n की वैल्यू 8 रखेंगे तब जाके 5g आएगा पहली बार। यहाँ पर n की वैल्यू जो रहेगी वो 6 या उससे ऊपर रहेगा, यहाँ पर n की वैल्यू 4 या उससे ऊपर रहेगा, क्योंकि d कम से कम थर्ड एनर्जी लेवल का आता है। थर्ड एनर्जी लेवल का लाने के लिए आपको 4 - 1 रखेंगे तब जाके 3d आएगा। देखिए यहाँ पर जो पहला d आ रहा है वो कौन सा d आ रहा है 3d, और 3d 4s के बाद आ रहा है, तो जब n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 - 1 3 का d आएगा। f पहली बार कौन सा आ रहा है 4f, और 4f किसके बाद आया 6s के बाद, तो जब n की वैल्यू 6 हो जाएगा कम से कम तब 6 - 2 यानी 4f आएगा। लेकिन p की वैल्यू अगर देखें तो सबसे पहले कहाँ पर आया 2p, तो इसका मतलब अगर 2s है तो 2s के बाद 2p आएगा, 1s के बाद 1p आता नहीं क्योंकि फर्स्ट एनर्जी लेवल में p होता नहीं है, तो यहाँ पर n की वैल्यू मिनिमम कितना रहेगा 2। अब यही सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो किया गया। पहले हमने 1s लिख दिया, अगर 1s है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो -2 आ जाएगा, एनर्जी लेवल होता ही नहीं है। यहाँ पर 1 लिखेंगे -1 आएगा, एनर्जी लेवल होता ही नहीं है। 1 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 होता ही नहीं एनर्जी लेवल। 1 में p होता ही नहीं है तो लिखा ही नहीं। अब n की वैल्यू 2 रख दीजिए, जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2s मिलेगा और 2p मिलेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर 2 लिखेंगे तो -1 एनर्जी लेवल नहीं होता है, 2 - 2 0 एनर्जी लेवल नहीं होता है, और 2 - 1 एनर्जी लेवल तो होता है लेकिन 1 में d सबशेल नहीं होता है। फिर से आगे देख लेते हैं, n की वैल्यू 3 रख दीजिए तो 3 का s मिल जाएगा, 3 के s से शुरुआत किया हमने। अब 3 रखेंगे तो 3 - 3 0 एनर्जी लेवल होता ही नहीं है, g नहीं आएगा। 3 - 2 1 एनर्जी लेवल तो होता है लेकिन फर्स्ट एनर्जी लेवल में f सबशेल नहीं होता है, इसलिए f भी नहीं आएगा 3s के बाद। 3 - 1 2 एनर्जी लेवल तो होता है लेकिन सेकेंड एनर्जी लेवल में d सबशेल नहीं होता है, इसलिए 3s के बाद d भी नहीं आया। लेकिन अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 में p होता है, इसलिए 3 का p आ गया। ऐसे ही n की वैल्यू 4 5 6 रख के देखें, आपको ये आंसर मिल जाएगा, ये सीक्वेंस मिल जाएगा। तो अगर ये कंसेप्ट का आपका क्लियर है तो ये ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं क्लियर होता है तो एक ब्रह्मास्त्र और है हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सीखने के लिए, इस सीक्वेंस को सीखने के लिए। क्लियर है? तो ये n+l रूल है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरते हैं, फिर 2s में भरते हैं, फिर 2p में भरते हैं, फिर 3s में भरते हैं। जब तक लोअर एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल पूरा भर नहीं जाता है तब तक हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। एक बार इत्मीनान से इसको देख जाइएगा और यकीन रखिएगा कि आपको एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आएगा। और हम इस सीक्वेंस को अभी एक और तरीके से सिखाएंगे और पीरियोडिक टेबल से उसको कोरिलेट करेंगे तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल आपको समझ में आने लगेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट फॉर्मेट जो है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के एग्जांपल्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंप्लीट करते हुए हम पीरियोडिक टेबल से अपनी बात शुरू करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था, पीरियोडिक टेबल हमारा मेन गोल था, उसको पढ़ने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की ज़रूरत थी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्वांटम नंबर्स का यूज़ होता है, इसलिए हमने क्वांटम नंबर सीखा एक लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखा और अब तीसरे लेक्चर से हम उस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जहाँ से हम अपना रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सुकून से रहिए, थोड़ा सा परेशान भी रहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो, आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है और परेशानी नहीं हो रही है तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। बेचैनी होनी चाहिए बिल्कुल, ये क्यों नहीं समझ में आया, ठीक है? बहुत देर की नहीं लेकिन थोड़ी सी होनी चाहिए। पढ़ते रहिए।